अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में इस वक्त ज़बरदस्त सियासी तमाशा लगा हुआ है। कम से कम 40 से 50 साल तजर्बा रखने वाली अपोजिशन की 11 जमातें मिलकर 2.5 साल हुकूमत की कारकर्दगी से परेशान आवाम के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। महंगाई से जान छुड़ाना चाहते हैं, दावा कर रहे हैं कि इंतकामी सियासत हो रही है। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहब अभी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नजर आते हैं। वफाकी वज़रा बमाए वज़ीर आज़म मीडिया टॉक करते, खिताब करते, अपोजिशन को ललकारते दिखाई दे रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं, रिहाइयां हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं। कितना बड़ा पावर शो था, अंदाजे लग रहे हैं। मेज़बानियां, मेहमान नवाजियां, ऐसा लग रहा है कि मुल्क से तमाम मसाइल ख़त्म हो गए। हुकूमत और अपोजिशन की खींचातानी पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। हुकूमत तो नहीं जाती। PTI का पिछला तजर्बा देखकर सबकी राय तो यही है, लेकिन फिर ऑपोजिशन क्या सिर्फ खुद को मुश्किलात से निकालने के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रही है? बहरहाल लंबा चौड़ा प्लान है। अभी तो 2 जलसे हुए हैं। तवक्को से ज्यादा 2 शहरों में मजमा ऑपोजिशन ने जमा कर लिया है। हुकूमत के लिए अलार्मिंग तो है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत रिलैक्स और अवाम अपने मसाइल में गुम है, लेकिन कोई है नाज़रीन जिसे पाकिस्तान की फिक्र है। पाकिस्तान में बनने वाले सियासी माहौल की सबसे ज्यादा फिक्र है। कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है। पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख बदलने वाली है। पाकिस्तान के इदारे मुश्किल में हैं। पाकिस्तान में माशी बहरान है। उनकी मिसाल जिनको बहुत फिक्र है बिल्कुल ऐसी है कि जिनके अपने घरों में राख हो और दूसरे घरों में शोले देखने की ख्वाहिश हो। जी, मैं दरिंदा मोदी की बात कर रही हूँ। भारत में ऐसी खुशी है जैसे मोदी जी ने शादी का ऐलान कर दिया हो। मोदी जी, पाकिस्तान के लिए आपके जो अज़ाइम है वो ना आप पूरे कर सकते हैं, ना आपके एजेंडे पर चलने वाले। कोरोना आपका पीछा नहीं छोड़ा। आपके 61 करोड़ लोग गुर्बत से बेहाल हैं। बैनुल अक़वामी एजेंसीज आपकी दहशतगर्दी के पोल खोल रही हैं। दाइश के साथ आपकी गठजोड़ आया कर रही हैं। सरहदों पर आपकी सेना चीनी फौज के आगे हाथ जोड़ रही है और आप पाकिस्तान के लिए खुश हो रहे हैं। अपने आप में रहिए, वरना यहाँ सियासी मामला जैसे भी चलते हैं आपको सीधा करने वाले हर वक्त तैयार रहते हैं। जरा ख्याल कीजिए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मरियम नवाज की पेशगी इत्तला दुरुस्त साबित हुई। कैप्टन सफदर को जमानत पर रिहाई मिल गई। मरियम नवाज को जमानत की पेशगी इत्तला कैसे मिली? कई सवालात खड़े हो गए। लीगी रहनुमा की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनों और कमरा अदालत के अंदर बाहर शदीद बज़ हुई। IG सिंध को अगवा करके कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी करवाई गई। मरियम नवाज ने बड़ा इल्जाम लगाया है गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई। सिंध पुलिस का मौक़िफ़, ये सब कुछ कैसे हुआ? सिंध हुकूमत को तहकीकात का इंतजार है। नासिर हुसैन शाह का मरियम नवाज के बयान की तस्दीक से इनकार। और जलसे की सच्ची कवरेज पीपल्स पार्टी के जियालों को पसंद नहीं आई है। समा के रिपोर्टर संजय साधवानी पर जियालों का बदतरीन तशद्दुद, बालों से पकड़कर घसीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए। तशद्दुद करने वालों की निशानदेही हो चुकी है। सिंध पीपल्स यूथ के शेराज अब्बासी, मुराद खान और शहबाज नाकामी कारकुन शामिल। वजीर आला सिंध के वाक़े की मजम्मत। मुलव्विस कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, उसको तोड़ा, वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। मैं वैसे शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। हम एम्बैरेस्ड हैं, शर्मिंदा हैं, आप हमारी मेहमान हैं, हमारी बहन हैं। एक लम्हे को भी मुझे ये नहीं लगा कि ये सिंध हुकूमत की कार्रवाई। सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया अरेस्ट ऑर्डर्स हैं, इनके ऊपर साइन करें। और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो IG साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा दें। जिन लोगों ने बदमाशी करके आईन और कानून को हाथ में लेकर कुव्वत का इस्तेमाल किया है वो कौन से माफी मांगे? सिंध गवर्नमेंट उनके आगे बात रखा है। इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसमें शदीद मसलत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाजरीन। गुज़िश्ता रोज कराची में PDM जलसे का शोर अभी कम नहीं हुआ था कि रात गए होटल के कमरे से कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से सियासी मैदान में मजीद भौचाल आ गया है। उनकी गिरफ्तारी मज़ार-ए-क़ाइद की बेहुरमती पर दर्ज मुकदमे के बाइस हुई, जिस
جس میں مریم نواز سمیت 200 افراد کو نامزد کیا گیا تھا۔ 12 گھنٹے بعد عدالت سے کیپٹن صفدر کو رہائی تو مل گئی، مگر اس گرفتاری اور رہائی نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ سندھ حکومت اس گرفتاری سے لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی ہے، لیکن باہر شرمندگی، ندامت اور معذرتوں کے باوجود عدالت کے اندر سندھ حکومت کے پروسیکیوٹر نے کیپٹن صفدر کی ضمانت کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، مریم نواز صاحبہ کے مطابق آئی جی سندھ کو کراچی میں سیکٹر کمانڈر کے دفتر لے جایا گیا۔ اسی پریس کانفرنس میں کیپٹن صفدر کی ضمانت سے 1 گھنٹہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ انہیں یعنی کیپٹن صفدر صاحب ضمانت کی خوشخبری مل گئی ہے۔ حالانکہ سماعت اس وقت جاری تھی اور 1 گھنٹے بعد ٹھیک 1 گھنٹے بعد رہائی کا فیصلہ سامنے آیا، تو پھر مریم صاحبہ کو فیصلے سے پہلے ہی فیصلے کی اطلاع کیسے مل گئی؟ عدالت میں کیپٹن صفدر کی فون پر کس سے بات کروائی گئی؟ کیا سیاسی میدان میں ساتھ کھڑی پیپلز پارٹی نے عدالت میں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر دیا؟ بلاول اور سندھ حکومت شرمندہ تھے تو پروسیکیوٹر سندھ نے کیپٹن صاحب کی ضمانت کی مخالفت کیوں کی؟ اور کیا حکومت نے اپوزیشن کے خلاف مزید سخت اقدامات کے لیے کمر کس لی ہے؟ وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کو میں بہت بہت خوش آمدید کہوں گی بابر اعوان صاحب۔ سر، کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر مولانا صاحب کا اور مریم صاحبہ کا الزامات لگانا، وہ الزام لگا رہی ہے کہ آئی جی سندھ کو سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں یرغمال بنا کر مقدمہ درج کروایا گیا، صبح 6 بجے دروازے توڑ کر انہیں لے گئے، مگر مریم کو گرفتار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ سر، کیا کہیں گے آپ ان الزامات پر؟ تھینک یو ویری مچ کرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم کیسی سوسائٹی اور کیسا ملک ہیں کہ مسلسل جو کرمنلز ہیں ان کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پتہ لگتا ہے پاکستان کا اصل مسئلہ یہ کرمنلز ہیں، ان کا بچانا ہے، ان کے باپ داداؤں کے جو اثاثے تھے، ان کے جو اپنے اثاثے ہیں، ان کی آنے والی نسلوں کے اثاثے، ان کو بچانے کی ایک مہم چل رہی ہے اور کرمنل گلیمرائز ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا کسی دوسرے ملک میں ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کانویکٹ ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، اور اس کانویکٹ کو اتنی آزادی ہو کہ وہ پوری قوم سے اس طرح سے خطاب کرے جس طرح کوئی ایک امام ہے جس کو سننا سب کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس لیے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور کوئی سرمن دے رہے ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا، یہ لوگ کون ہیں، ان کا تعارف میں ہلکا سا آپ کو کراتا ہوں۔ ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان ڈکیت فرنٹ یا کیا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، جو بھی موومنٹ، 2 لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کا جی وہ ان ڈیموکریٹک فرنٹ والے کہتے ہیں کہ 2 لوگ ان میں سے وہ ہیں، ایک کا تعلق بلوچستان سے ہے، دوسرے پارٹی کا کے پی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ملک سے تعلق نہیں رکھتے، ساتھ والا جو پڑوسی ملک ہے میں نام نہیں لے رہا، وہ کہتے ہیں ہمارا تو اس ملک سے تعلق ہے، رہتے یہاں پہ ہیں، قبریں وہاں جا کے بناتے ہیں۔ ایک دوسرا وہ ہے، تیسرا 2 یہ ہو گئے۔ تیسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کے باپ دادا نے پاکستان بنانے کے گناہ میں شرکت نہیں کی۔ یہ دوسرا آ گیا جی پہلو اس کا۔ ایک اور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لبرل ڈیموکریٹس ہیں۔ وہ لبرل اتنے ہیں کہ کل سادوانی کی پھٹی ہوئی قمیض دیکھ لیں، سادوانی کے کھچے ہوئے بال دیکھ لیں، سادوانی کا چھدا ہوا جسم دیکھ لیں، اور اس کو لگنے والے لات مکے اور باقی جو کچھ بھی انہوں نے مارا وہ دیکھ لیں۔ اس کے وہ اگر آپ کو نہیں پسند ہے کیونکہ وہ سلوک مردوں سے ہے تو آئیے خواتین کے پاس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ خواتین جو سادوانی جن کو حبس بجا سے رہا کروا کے دیواریں پھلانگنے کی بجائے سیدھے گیٹ سے باہر جاتا ہوا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ہیں لبرل مردوں کے ساتھ اور ڈیموکریٹ ہیں یہ عورتوں کے ساتھ۔ پھر جو خواتین لائی گئی وہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں، ہم کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک مذہبی ہم فنکشن میں آئے ہیں، دوسرے نے کسی زندہ آدمی کی برسی بتا دی، یہ بھی آپ کے پاس ویڈیوز ہیں ساری۔ اور ان میں سے جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس پارٹی کا 2 نکاتی ایجنڈا مسلسل ساری جگہ پہ چل رہا ہے۔ پہلا اس کا نقطہ یہ ہے کہ بھارت جو مہم پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کی عدالتوں کے خلاف اور پاکستان کے منتخب اداروں کے خلاف، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی امید کے خلاف برپا نہیں کر سکتا تھا، اس کا وہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مسلسل وہ پاکستان کے فوجی اداروں پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ایک ان کے صاحب ہیں جنہوں نے خود
जिन्होंने काफ़ी सारी सहूलतें अपने वालिद की वजह से फ़ौज से ली हैं और पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर है वो तालीम भी होती है, मुफ्त उनके स्कूल चलते हैं, अस्पताल होते हैं, जहाँ पेंशनें चलती हैं, पता नहीं और क्या क्या मिलता है। उन्होंने कहा जी कि ये उठा के किसी को ले जाया गया, और किसने कंफर्म किया है? सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कंफर्म किया है। मेरे ख्याल में तो सिंध का चीफ मिनिस्टर अगर आईजी उसके कहने पे नहीं चलता, उसको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, उसको स्टेप डाउन करना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकाल के जो अगर वो कहता है कि ये सच है तो उस सच के ऊपर उसको खड़ा होना चाहिए। अगर वो कोई उसमें जरा सी भी अगर इंसानियत या कोई जरा सी भी डिसेंसी मुल्क के हवाले से मौजूद है, और अगर नहीं है तो फिर दो सूरतें हैं, एक सच्चा इनमें से एक झूठा है। दो पार्टियां इस वक्त मध्य मुकाबल हैं। एक है मुस्लिम लीग नून, वो कहती है कि ये पर्चा बिल्कुल गलत हुआ और ये किसी कमांडर के पास ले जाया गया आईजी को अगवा करके। वो आपने सुनी है जो जुबैर साहब की आवाज चल रही है। एक ये है। दूसरे कहते हैं नहीं जी कानून के मुताबिक हुआ। उन्होंने बाहर कहा कानून, उनके एक मिनिस्टर का आप नाम बता रही थी, उन्होंने कहा कानून के मुताबिक हुआ। अंदर गए, उनके दो प्रोसिक्यूटर्स थे, आपने एक का नाम लिया है। प्रोसिक्यूटर जो लोअर कोर्ट का था उसने भी कहा, और जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल वहां पे आया उसने भी ये कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई। अब कानून क्या है? कानून बना 1976 में भुट्टो साहब के जमाने में। कानून ये है कि इसकी जो मैनेजमेंट है और उसको उसकी तकदीस को बरकरार रखने का एक्ट है 1976 का। दो लोग पहले भी गिरफ्तार हुए हैं इसमें। ये कोई ज्यादा वीआईपी नहीं था, उड़ता हुआ आया था जो आसमान से पता नहीं लगता था कि कौन सी मखलूक है, कि ये क्या आके बैठ गया है जो पहचाना नहीं जा रहा हमसे। उससे पहले एक दफा, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम, तो मुस्तफा जतोई साहब और एक और बहुत बड़े आदमी, वो भी दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो भी उसकी तकदीस, असल इशू ये है कि क्या कल मज़ार कायदे आज़म पे मज़ार की तकदीस वो मुतासिर हुई या नहीं हुई? पहली बात ये है। इसी शख्स की दो फोटोएं, ये अपनी जो इनकी मदर इन लॉ इनकी कब्र पे खड़ा है, 7 फुट पड़े खड़ा है। इसको ये पता नहीं है कि जो कौम की माँ है वो भी वहां पे मदफून है, उनकी भी वहां मजार शरीफ है। वो तो पूरी कौम की 22 करोड़ लोगों की माँ है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो 35 करोड़ रह गए उनकी भी वो माँ है, इसलिए कि आज़ादी उनके लिए भी थी। बदकिस्मती के साथ हमारी कोई 32-33 जो मुस्लिम रियासतें थी छोटी मोटी, उनके ऊपर कब्जा हो गया, जिसमें दक्कन हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल हैं, और उनका नाजायज कब्जा जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उसके भी ऊपर है। अब आखिरी बात यह है कि ये एक मुजरिमों का ऐसा टोला है जिनसे मैं कौम को आपके जरिए कहना चाहता हूं, कोई तवक्के और ना रखें, सिर्फ जराइम की तवक्को आप रखें। ये बाहर निकले पहली दफा जब क्यों निकाला वाली मुहिम थी, इन्होंने इदारों पे हमले किए, भारत में खुशी की लहर आई। आज भारत का कोई अखबार उठा के आप देख लें, एनडीटीवी को आप छोड़ दें, आप किसी टीवी को उठा के देख लें, वहां पे सारे के सारे इस बात पे खुश हैं कि पाकिस्तान की एक सियासी, और वो ये सारे वो जिनके बाप दादा पाकिस्तान के मुखालिफ थे। एक वो थे जिन्होंने बाकायदा अपने आप को गांधी कहलाना पसंद किया, एक वो थे जिनको हैंड्स डाउन पाकिस्तान के जो उस वक्त रेफरेंडम हुआ था उसमें उनको शिकस्त हुई। वो सारी शिकस्तों का बदला लेने वाले भारत के हाशिया बरदार हैं और भारत के बयानिया बरदार हैं। दो किस्में इनकी। इसलिए जो कुछ ये कर रहे हैं वो सीधा सीधा इनका अपना नहीं है, वो दिया हुआ एजेंडा है। साथ क्या मिला है ये खुद बताएंगे थोड़े अरसे बाद। अच्छा बाबर साहब, जो आपने अभी बात की ना, तकदीस की बात की, मज़ार के तकद्दुस की बात की, तो मैं जरा चाह रही हूँ कि वो मैं अपने नाज़रीन को दिखा भी दूँ। एक तरफ का वो मैं मंजर दिखा रही हूँ नाज़रीन आपको जो कल हुआ है मज़ार अक़ाइद पर जो कुछ हुआ है, और दूसरी तरफ का वो मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब मरियम नवाज साहिबा अपने बड़ों की कब्रों पर जाती हैं तो क्या अदब होता है, क्या तकद्दुस होता है, और यही होना चाहिए, यही कब्रों का तकद्दुस होना चाहिए। एक तरफ जहां कल शायद ये लोग भूल गए कि कब्र का तकद्दुस, और बाबाए कौम उनके मज़ार पर अपनी आप मुहिम कराची में शुरू कर रही हैं, उससे पहले आप उनके मज़ार पर जा रही हैं, फातिहा खानी कर रही हैं, दुआ कर रही हैं, लेकिन तकदीस को भूल गए। तो फिर ये जो अभी तक जो सिचुएशन चल रही है, जो मंजर बना है वो हो गया है। ये मैं आपको ये दोनों जरा दिखा रही थी मंजर। सर अब जरा ये जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है पीडीएम की, मैं इस पर सर आपसे बात कर लेती हूँ। शाह महमूद साहब कहते हैं सर ऑपोजिशन जो कर रही है उससे निजाम लपेटा जा सकता है। एक तरफ वजीर आजम साहब वो कहते हैं जलसों धरनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत और फौज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन कहते हैं हुकूमत घर जा सकती है। सर क्या वाकई अब हुकूमत की अपनी सफों में घबराहट शुरू हो गई है?
नहीं, हुकूमत की सफ़ों में कोई ना बिगाड़ है, और अगर ये किसी ने कहा है, ऐसा मैंने नहीं सुना, तो ये उनकी पर्सनल कोई असेसमेंट या उनका पर्सनल इंप्रेशन हो सकता है। ये ना पार्टी की पॉलिसी है और ना पार्टी पे अंदर इस तरह की कोई कभी गुफ्तगू हुई है। आज समेत आज भी मीटिंग हुई है। जो असल इशू है वो दो हैं इस वक्त। पहला इशू ये है कि ये पाकिस्तान पे हमले के लिए ये वक्त उस वक्त क्यों मुंतखब किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर अंदरूनी हमले के लिए, जो भारत के हाशिया बरदार और बयानिया बरदार दोनों, ये हाशिया बरदार और बयानिया बरदार पिछले, अगर आप 2008 से शुरू करें, उस वक्त वफाकी वजीरों पे हमले हुए, एक वफाकी वजीर यहाँ मारे गए, दूसरे के ऊपर गोलियां चली, उस वक्त से लेके 8 और 10 के अरसे से लेके आज तक ये जो पिछला महीना गुजरा है, इसमें तकरीबन 40 के करीब मुख्तलिफ जगह पे हमारे जवानों ने अपनी जवानियां मादरे वतन पे और आप और मेरे और पूरी कौम के आज की नींद सोने के लिए अपनी जान उन्होंने जाने आफरीन के सपुर्द कर दी है। ये क्या हो रहा है सारा, इसको समझने की जरूरत है। जब भी ऐसा होता है कुछ लोग बोलने के लिए आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मौलाना साहब थे, मौलाना साहब ने उस अरसे में कहा था कि यहां से जो कब्जा करने वाले लोग हैं इस्लामाबाद से आ रहे हैं वो सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हैं। ये आप रिकॉर्ड निकाल के देख लिए, कौमी असेंबली में उनकी तकरीर है। मैंने उनको कौमी असेंबली में कन्फ्रंट किया था उस वक्त एज अ गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और मेरे पास लॉ भी था। एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये कि आज वो फिर कह रहे हैं कि सूबों को इतनी आजादी दो जितनी मुल्कों को आजादी होती है। और फिर इनका जो दूसरा हिस्सा है इसका बयानिए का, वो ये है कि वो उन इदारों पे हमला कर रहे हैं जो पाकिस्तान पे होने वाले रोजाना के हमलों को अपनी छाती के ऊपर ले रहे हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत किसी के बारे में ढूंढा जा सकता है कि वो किसके हाथों में खेल रहा है। अब इसका जो असली पहलू है वो अब सामने आने लगा है कुछ अरसे के बाद। मिसाल के तौर पे आज मैं आपको बताऊं, आज लाखों रुपए खर्च करके कौमी असेंबली बैठी और ऑपोजिशन उठी, उन्होंने कहा जी कि कोरम पूरा नहीं है और असेंबली को हम नहीं चलने देंगे। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी मुल्क में चाहते हैं कि मफरूर जो भागा हुआ है, जो ही उसकी नूज टाइट हो रही है, उसके गले के नजदीक रस्सी जा रही है, पकड़े जाने के खदशा होता है, तो उस वक्त अब मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान ने दरखास्त की थी उस पे कुछ दिनों में कार्रवाई बाहर आ जाएगी। वहां तरीका ये होगा कि एक जो खातून है वो उस ओहदे पे हैं जिस ओहदे ने वहां पे एक कमीशन या कमेटी बनानी है। वो कमेटी अपनी फाइंडिंग देगी कि इसको वापस भेजा जाए और किस तरीके से वापस भेजा जाए पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बारे में। तो मेरी इतला ये है कि वो उस दर्जे पे बात पहुंच गई है, हमारी तरफ से सारा प्रोसीजर मुकम्मल होके अब एक्शनेबल सूरत वहां से सामने आएगी। ये वो मौका है जब पाकिस्तान का एक ऐसा मुलजिम जो पाकिस्तान के वसाइल की डकैती करके भागा है उसको वापस हमने लाना है, और खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान के मुखालिफ है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर यलगार की हुई है। जाहिर है अगर यलगार रोकने वाले, किरण मैं एक सीधी बात कहना चाहता हूं, अगर यलगार रोकने वाले ये जवान बॉर्डर पे मौजूद ना हो तो यलगार कहां तक आएगी, जरा मुझे आप ये बता दीजिए। फिर बिल्कुल बिल्कुल ये रोकेंगे सर मुझे ये बताइए, मनी लॉन्ड्रिंग वाले जी भारत के बयानिया बरदार और हाशिया बरदार। बिल्कुल बाबर अवान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, इदारों पर तनकीद सर इस तरह से नहीं होनी चाहिए। सर खान साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन अब बदला हुआ इमरान खान देखेगी, तो क्या होगा सर, क्या करने जा रहे हैं खान साहब? एक तो ये है कि हम कोई आइंदा जिस तरह से ये लिवरेज लेते हैं ना, लिवरेज किस बात का लेते हैं, हमसे कहते हैं जमहूरियत बचाने के लिए गुफ्तगू करो, जो ही हम गुफ्तगू शुरू करते हैं वो अपने लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि जनाब देखिए अब हुकूमत कमजोर हो गई है इसलिए हमसे बातें करना शुरू हो गई है। हमें कहते हैं कि फलां जगह पे हमें आपकी तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, वो अमेंडमेंट्स अगर हम उनको ऑब्जेक्टिवली लेते हैं तो वो कहते हैं देखिए अब ये इतने कमजोर हैं, गिरने के काबिल हो गए कि अब हम जो मांगेंगे वो हमें दे देंगे। इसलिए अब इनसे एक रास्ता ये इनका बंद हो गया, एनआरओ का जो तकरीबन फैटफ से पहले शुरू हुआ था और अभी तक इन्होंने भरपूर कोशिशें की हुई हैं। एक ये हो गई बदला हुआ इमरान खान और बदला हुआ पाकिस्तान। दूसरा ये है कि वो रियायतें जो मुजरमों को नहीं है, आम मुजरमों को नहीं है, इन्होंने कैद कब काटी है जी? आप एक हमारे इमरान खान साहब एंकर हैं, उनका मुझे उन्होंने वीडियो एक भेजी, वीडियो उठा के देख लें, उसमें जो खाना शहबाज के घर से आता है, मैं हैरान हूं कि किस कानून के तहत
जिन के पास रिमांड है वो ये खाना मंगवाने की इजाजत दे रहे हैं। क्या बाकियों को भी यही खाना इसी तरह का मंगवाने की इजाजत है? क्या बाकियों के लिए भी ये सहूलतें मौजूद हैं? अगर नहीं है तो फिर चोरों के साथ चौकीदारों वाला सलूक चौकीदारों को नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन अवान साहब, वजीर आजम साहब स्पीकर असेंबली को कैसे ये ऑर्डर दे सकते हैं कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करें? नहीं, उन्होंने इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट का इजहार किया है। सही। अच्छा सर, हेलो सर, स्पीकर तो अपने आपको आवाज आ रही है? गैर जानिबदार होता है ना सर, तो स्पीकर कैसे ये ऑर्डर दे सकता है? स्पीकर को वजीर आजम साहब कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? मैंने जो आपका सवाल सुना, थोड़ी गड़बड़ है आवाज में, वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि अब हम कोई किसी चोर को रियायत नहीं देंगे, अब हम प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है। ये वो पाकिस्तान की जो पार्टी गवर्नमेंट में ना, वो उसकी तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव मुंतखब हुए हैं। ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट है उस गवर्नमेंट का कि वो गवर्नमेंट किसी सूरत में भी, मिसाल के तौर पे जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? वफाकी हुकूमत एग्जीक्यूट करती है। स्पीकर के पास तो सिर्फ पावर्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, और वो स्पीकर के पास जाए ना, ये असेंबली उनके कहने के मुताबिक चलने दें, रूल्स के मुताबिक चलने दें। जो उस असेंबली को ही नहीं मानते, उसके प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, उसकी लेजिटिमेसी को नहीं मानते, इनको शर्म नहीं आती कि उनको वो कहते हैं कि जी हमें प्रोडक्शन ऑर्डर दो? उनको शर्म नहीं आती कहते हैं हमें एनआरओ दो? उनको शर्म नहीं आती कहते हैं कि हमें रियायत दो? उनको शर्म नहीं आती कहते हैं कि हमारे मुजरमों को बाहर जाने दो? ये तो उनका काम है ना, कि जिस निजाम को वो कहते हैं कि ये लेजिटिमेट नहीं है, उस निजाम में से रियायतें मत ढूंढा करें। आवान साहब, बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर साहब अब न्यूट्रल नहीं रहेंगे? जी, मैं आपसे कह रही हूं कि बाज़ाब्ता तौर पर क्या अब स्पीकर साहब न्यूट्रल नहीं रहेंगे? सर, स्पीकर साहब हमेशा से न्यूट्रल थे, ये हमेशा नाजायज फायदा उठाते हैं हर रियायत का। अब हुकूमत इनको कोई रियायत नहीं देगी इस तरह की। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब के आर्मी चीफ पर बराह रास्त जो इल्जामात के बाद शेख रशीद साहब ने इंदिया दिया था कि नून लीग पर पाबंदी लग सकती है, सर क्या हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से कुछ सोच रही है? सर, नहीं, हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ अभी नहीं, किसी ऐसे फोरम में नहीं आए जिन फोरम्स में मैं शरीक होता हूं कि कोई ऐसी कोई तजवीज़ हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो मुजरिम हैं, जो कॉन्विक्ट हैं, जो मफरूर हैं, जो पाकिस्तान में नहीं है, जो भारत के हाशिया बरदार और भारत के बयानिया बरदार हैं, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई का मैं हामी हूं। कानून के मुताबिक मिसाल के तौर पे उनको ये रियायत नहीं मिलनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इदारों में मुदाखलत कारी करें मुल्क से बाहर बैठ के। अगर उन्होंने कोई किसी पे तनकीद कर रही है, वापस आ जाए, तनकीद करें, और फिर जो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी निकलने चाहिए। देखिए, मैं फिर एक सवाल आपके जरिए से दूसरा कौम के सामने रखना चाहता हूं। क्या भारत का कोई ऐसा आदमी आप मुझे बता सकती हैं जो बाहर बैठा हुआ हो और वो भारत के बारे में ये गुफ्तगू करे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? आप मुझे कोई ईरान का आदमी, वहां भी पार्लियामेंट है, उसका बता दीजिए। आप मुझे कोई मलेशिया का आदमी बता दीजिए। आप मुझे कोई इंग्लैंड का आदमी बता दीजिए। आप कोई मुझे फ्रांस का आदमी बता दीजिए। तो ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट सिर्फ एक फैक्टर है जो इदारों की आप कह लें कि मैनेजर है एक तरह से, और कस्टोडियन है बहुत सारी चीजों की, लोगों की भी कस्टोडियन है। इसलिए गवर्नमेंट को, असल में गवर्नमेंट इनका निशाना कभी भी नहीं रही। इनका निशाना सीधे सीधे, इनके बयानिए का निशाना सीधा सीधा पाकिस्तान, जो नवाज शरीफ साहब खुद बता चुके हैं, खुद कह भी चुके हैं। सर मुझे बताइए, कल के जलसे की एक और भी सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, महमूद अचकजई साहब, उनकी बात आपने सुनी होगी, सिंधी, बलूची, पंजाबी और पश्तो जबान की इज्जत होनी चाहिए, मगर उर्दू हमारी जबान नहीं है। ये किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं सर पाकिस्तान को? कराची में जलसा करके ये बात कह रहे हैं, कुछ समझ आया आपको सर? जी, मुझे तो बहुत समझ है, इसलिए कि मैंने वो पेपर्स देखे हुए हैं जिन पेपर्स के जरिए जिसका आपने नाम लिया उसको पैसे आए हैं बाकायदा। मैं मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, इस्लामी मुल्क है, वहां से पैसे आए हैं बाकायदा, अकाउंट में पैसे आए हैं बाकायदा, अकाउंट में पैसे आए हैं बाकायदा। किस काम के लिए? एक मिनट किरण, मैं अगला भी कहना चाहता हूं
اس کے علاوہ جن جن لوگوں نے اقامے پہ وقتاً فوقتاً ملک سے باہر کام کیا، اقامے پہ باہر کام کرنا کوئی جرم نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں پاکستان میں ہوں، میں پاکستان کے اندر حکومت میں ہوں، میرے پاس فلانی وزارت ہے، فلانی وزارت ہے، وزارت عظمیٰ ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ کہے کہ میں تنخواہ بھی لیتا ہوں، دبئی میں مالی ہوں، اور جدہ کے اندر میں کلرک ہوں، اور فلانی جگہ میں ٹرک چلاتا ہوں، اور فلانی جگہ پہ میں کنسلٹنٹ ہوں، تو پھر سوال تو بنتا ہے. سوال ہم نہیں کرتے، قانون. اس لیے کہ کسی جگہ بھی یہ جو بروکن ایرو جس کو کہتے ہیں نا، کہ تقسیم شدہ کسی کی الیجینس نہیں ہو سکتی. جس ملک میں وہ رہتا ہے ساری کی ساری اس کے انڈے ملک کی ٹوکری کے اندر ہونے چاہیے. گندے انڈے ہیں جو باہر ہوتے ہیں. اچھا سر، عمران خان صاحب نے عدلیہ سے، نیب سے سر اپیل کی ہے کہ وہ چوروں لٹیروں کے خلاف کارروائی شروع کریں سر، لیکن جو ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے سر، اس میں تو مسلسل فیل ہو رہے ہیں. 3 اداروں کو براہ راست ہیڈ نہیں کر رہے ہیں سر. نہیں، 3 اداروں کو براہ راست، جن اداروں پہ حملہ ہے، وہ جو مجرم حملہ کرنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جس کے خلاف کوئی پینڈنگ کیس ہے، یا جس کے خلاف کوئی پینڈنگ انکوائری ہے، یا جس کے خلاف کوئی پینڈنگ کارروائی ہے ان کے خلاف. یہ تو لوگ اخباروں میں چھاپ کے لوگ، عام لوگ بھی اپیل کرتے ہیں جو ان کے اپنے ہاتھ میں ہے سر، اس میں تو فیل ہو رہے ہیں. جی، جو ان کے اپنے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن ہے اس میں نیب شامل نہیں ہے، اس میں ایف آئی اے یقیناً شامل ہے، اور اس میں ایگزیکٹو اتھارٹی پاکستان کی وہ یقیناً شامل ہے. اس لیے جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے بھی ان کا مخاطب تھی. اس کو بھی سلمبر سے، نیند سے اور خراٹوں سے جاگ کے پاکستان کے اندر جو ان کا مینڈیٹ ہے 1975 کے ایکٹ، اس کے مطابق ان کو بھی ایکٹ کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو ساری جگہ پہ جہاں وسائل چوری کرنے والے ہیں، جتنے واچ ڈاگ ہیں، ان کے اوپر ان کو نہ صرف نگاہ رکھنی چاہیے بلکہ اوان صاحب مجھے آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ایف آئی اے کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کرنے کو کہا گیا ہے؟ میں ایف آئی اے کا انچارج وزیر نہیں ہوں. ایف آئی اے کیا کر رہی ہے یا کیا کر سکتی ہے، سر آپ نے بتایا نا کہ وزیر اعظم مخاطب تھے ان سے. انٹیریئر منسٹر سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. میں نے آبجیکٹیولی بتایا کہ ایف آئی اے کا کام بھی جس طرح پروونشل اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، ان کے پاس بھی کرپشن کے خلاف اور منی لانڈرنگ کے خلاف اختیارات ہیں کام کرنے کے. ایف آئی اے کے پاس ان سے زیادہ اختیارات ہیں. باقی ادارے تو ایک صوبے میں کام کر سکتے ہیں، وہ مرکزی ادارہ ہے، اس کو بھی حرکت میں آنا چاہیے لازماً. ٹھیک ہے. بابر اوان صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. پروگرام موجود تھے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آؤں گی. سما سچی خبریں ہمیشہ دکھاتا رہے کہ لیکن جو کچھ سلوک کیا گیا ہے کوشش کریں گے اس پر بات کریں اور ذرا پوائنٹ آف ویو لیں پیپلز پارٹی کا. ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. پروگرام میں اس وقت شیلا رضا صاحبہ مجھے جوائن کر چکی ہیں. شیلا صاحبہ، مریم بی بی کا دعویٰ ہے کہ آئی جی کو اغوا کر کے ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے. سندھ حکومت کا کیا موقف ہے اس پر؟ شاہ صاحب نے بڑا واضح یہ بات کہی ہے کہ سندھ حکومت کی مرض سے یہ نہیں ہوا. سندھ حکومت کی پولیس اگر یہ کام کرتی تو سندھ حکومت کی پولیس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے اجازت لیتی، اور مزار جو ہے وہ منسٹری آف انوائرمنٹ میں آتا ہے جو کہ فیڈرل منسٹری ہے. اور اب یہ بات سب کو پتہ چل چکی ہے کہ کیا شیلا صاحبہ یہ بتائیں آئی جی سے زبردستی مقدمہ درج کروایا گیا یا نہیں؟ یہ حامد میر نے بھی لکھا ہے اور مختلف حوالوں سے یہ بات ہو رہی ہے، اور زبان خلق کو آپ نہیں بند کر سکتے. یہی ہم بات سمجھا رہے ہیں کہ زبان خلق کو آپ نہیں روک سکتے. شیلا صاحبہ، مولانا فضل الرحمان اور مریم بتا رہے ہیں کہ آئی جی کو کہا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا، تو مریم کو آئی جی نے کہا کہ نہیں، یہ بھی معلوم ہو گیا، اور صوبے کے چیف منسٹر کی ابھی تک آئی جی سے بات نہیں ہوئی ہے. سر محترمہ مولانا صاحب کے دیکھیے یہ پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس تھی، اور پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس کو جو اطلاعات ملی ہیں انہوں نے گاہر تصدیق کرنے کے بعد یہاں تک کہ ان کے پاس یہ بات بھی موجود تھی کہ جس شخص نے ایف آئی آر کی ہے وہ کتنا نیک نام ہے.
ان وزیر اعلیٰ میں اور سلطان راہی میں فرق ہوتا ہے. کام جب کریں گے پوری بات کر لیں گے، پھر بات کریں گے. یا وزیر اعلیٰ میں فیاض الحسن چوہان میں اور کیا کہتے ہیں اس طرح کے جو شہباز ضلع ان میں فرق ہے. ان کے پاس ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنا کام پوری کر کے پھر اس بات کی وضاحت کریں. نہیں، اگر سندھ حکومت گرفتاری کے خلاف ہے تو کیا آپ کوئی کارروائی ہوگی کسی کے خلاف؟ کیونکہ آپ تو کٹ پتلی حکومت نہیں ہے نا. جی بالکل، لیکن ہمیں کٹ پتلی کرنے کی کوشش کی گئی اور رات کے مطلب دن کا سورج بھی نہیں نکلا تھا کہ یہ ایسی کارروائی جو کہ چھپ چھپ کے ہی کی جاتی ہیں وہ کی گئی. اور بلاول بھٹو صاحب نے آرڈر کر دیا ہے کہ اس کی پوری تحقیقات کی جائیں. مختلف حوالوں سے جو تحقیقات آ رہی ہیں وہ شرمناک. شیلا صاحبہ، میزبان آپ لوگ تھے، اپوزیشن نے پریس کانفرنس کی تھوڑی دیر پہلے، بلاول اور وزیر اعلیٰ صاحب اس میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے شامل نہیں ہوئے وزیر اعلیٰ صاحب کہ وزیر اعلیٰ صاحب پی ڈی ایم کے گورنمنٹ کے وہ ہوتے ہوئے سی ایم ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوتے ہیں. وہ ایز پارٹی ممبر ہوتے ہیں کہ وہاں ہو جائیں. لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب، ہماری سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پنجاب کے، یہ سارے لوگ تھے. اور راجہ پرویز اشرف کا وہاں ہونا اس بات کی دلیل ہے. اور ان کے منہ سے یہ صاف بات کہی گئی کہ یہ روایات نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح سے کیا جاتا ہے. اچھا شیلا صاحبہ، کل مریم صاحبہ بلاول سے وعدے لے رہی تھی کہ حکومت جانے کے بعد اگلے الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف کیمپین چلائیں گے، لیکن دشمن نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں گے. لیکن بلاول نے ان کے ایک بھی وعدے کا جواب نہیں دیا، کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بلاول وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ ریسپانس دے رہے تھے. اور ہمارا ہمیشہ سے یہ کام تھا اور رہا ہے کہ ہمارے دور حکومت میں انتقامی کارروائیاں نہیں کی جاتی. اور یہی ہم سمجھاتے رہے ہیں ہمیشہ. اور آصف علی زرداری صاحب نے کسی کی بہن بیٹی پہ انگلی نہیں اٹھائی اور انہوں نے اسی لیے کہا کہ زرداری صاحب مجھے ہمیشہ بیٹی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. بلاول میرا بہن کی طرح احترام کرتا ہے. ہمارے اختلافات نظریاتی ہیں، ذاتی نہیں ہیں. اور جب ہمارے ساتھ ذاتی جب جس پولیٹیکل پارٹی نے ذاتی حرکتیں دکھائیں تو آپ دیکھ لیں کہ ملک میں سیاست کو اور عوام کو کتنا نقصان پہنچا. شیلا صاحبہ، اگلے سوال سے پہلے میں آپ کو کچھ سنوانا چاہتی ہوں. کراچی کے جلسے کی میزبانی پیپلز پارٹی کر رہی ہے. میزبان جماعت جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے تو اس کو میاں نواز شریف صاحب خطاب کر سکتے ہیں. میاں صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ان کے گلے میں خراش ہے. اگر ان کی طبیعت درست ہوئی تو وہ خطاب فرمائیں گے، ورنہ نہیں فرمائیں گے. شیلا صاحبہ، سنا آپ نے کل رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو کراچی میں جلسے سے خطاب کی دعوت ہی نہیں دی گئی. اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جی ایچ کیو سے کال کے بعد خطاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بطور سندھ حکومت کے ترجمان آپ کون سی والی خبر کی تصدیق کریں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ کل پی ڈی ایم کی پوری 11 جماعتیں تھیں اور 11 جماعتوں کے لوگوں نے اسپیچ کی. ایک اسپیچ بھی فالتو کہتے ہیں کہ کسی شخص کی نہیں کرائی گئی کہ سندھ کے صدر کی کرا دی جاتی یا رضا ربانی صاحب ہمارے سینئر موسٹ ہیں ان کی کرا دی جاتی یا یہ کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہو جاتی یا کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 11 اسپیچ ہوں گی تو یہ تو کراچی کے عوام ہے سندھ کے جنہوں نے اپنا پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ شو کیا، وہ بیٹھے رہے اور سوائے ظاہر کے بچے تھے خواتین کے ساتھ تو ان کو نکلنا تھا، وہ سو گئے تھے. میں اسٹیج پہ سارا یہ دیکھ رہی تھی تو ادروائز تو گنجائش نہیں کہ کوئی چیز اور بھی بولے. مریم صاحبہ نے 40 منٹ سے زیادہ بات کی. تو اتنا تو لوگ کو خیال ہوتا ہے نا ہم سب کو کہ کتنی اسپیچز ہونی ہے. شیلا صاحبہ، میرے سوال کے جواب میں آپ کہہ رہی ہیں کوئی فضول اسپیچ کل نہیں ہوئی ہے. خیر، کل کے جلسے میں سما کے رپورٹر اور دیگر صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا محترمہ، اور سنجے پر تشدد کرنے والا پیپلز پارٹی کا عہدیدار بھی ہے. سعید غنی صاحب کے ساتھ اس کی سینکڑوں تصاویر سامنے آ چکی ہیں. کیا پیپلز پارٹی نے اپنے کارکن کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ میں دیکھتی ہوں اسے اور میں اس کو بہت سنجیدہ لوں گی. میں آپ یقین کریں کہ جب بات ظاہر اس وقت اتنا رشتہ کہاں پہ کس جگہ کیا ہوا
ये नहीं पता चलता। वहाँ पे आपने पता है कि आपको के सिग्नल्स भी बनते, हम लोग ट्वीट भी नहीं कर पा रहे थे, और लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ, भरपूर मजम्मत करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि किसी ने मतलब किसी के ऊपर हाथ उठ जाए अपनी अना की खातिर, तो इससे छोटा कोई आदमी हो नहीं सकता। ठीक है शैला साहिबा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अभी पीडीएम या ऑपोजिशन या पीपल्स पार्टी नहीं है, बल्कि सूबे की हुकूमत भी आप लोगों के पास ही है, तो इस पर सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलेगा, कोई कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मौजूद थे। एक ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, उसके बाद संजय साधवानी प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। सच दिखाते हैं नाजरीन, इसीलिए ये सब कुछ जो अभी आपको दिखाया, समा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का आदी है, हमें आदत पड़ी हुई है। हमारे वो कारकुनान, हमारे वो नुमाइंदे जो फील्ड रिपोर्टिंग पर होते हैं, सच दिखाते हैं, आवाम के सामने रखते हैं, इसी वजह से इस तरह के बिहेवियर्स का सामना करते हैं, और ये हम पे दर पे इस तरह के वाक़यात का सामना करते रहते हैं। संजय साधवानी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी तरफ से ज़बरदस्त खिराज तहसीन आपके लिए, सलाम आपके लिए। काश मैं खड़ी हो सकती, आपको स्टैंडिंग ओवेशन देती। मुझे पता चला कि जो कुछ कल आपके साथ पहले हुआ, आप जो सच दिखा रहे थे, उसके बाद आप सारी रात रिपोर्टिंग पर रहे, सुबह जो इंसिडेंट हुआ वो भी आप कवर कर रहे थे संजय। संजय ये हुआ क्या, ये सारी सिचुएशन किस तरह से, जरा ये मेरे नाज़रीन को इस वक्त बताइएगा। कुछ खवातीन थी, जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद आपने जब वो दिखाना शुरू किया तो ये अचानक के मौत आया और आपके ऊपर हल्ला बोल दिया। देखें किरण, ऐसे हुआ था कि जलसेगाह में जो खवातीन इंक्लूजर था, क्योंकि मर्दों के इंक्लूजर में जाने का रास्ता नहीं था, मीडिया की जहाँ गैलरी थी वहाँ पर खवातीन इंक्लूजर बराबर में था। मैंने कहा ज़रा मैं जलसे का जायज़ा लूँ कि कहाँ से जो मर्द हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं खवातीन इंक्लूजर में। तो जब आगे मैं पहुँचा तो मैंने देखा गेट बंद किया हुआ था, खवातीन बाहर जाना चाह रही थी। सिंध के मुख्तलिफ अजला से खवातीन आई हुई थी जो अपने घरों की तरफ जाना चाहती थी, कुछ बच्चे साथ लाए थे तो वो परेशान थी। गेट बंद किया हुआ था, एक वहां पर लड़का खड़ा था जो कह रहा था लाइन बनाए फिर आपको जाने देंगे। हैरानी की बात ये थी कि वजीर आला साहब खुद आपको नाम से मुखातब करके आपसे बात करते हैं, बिलावल आपको नाम से मुखातब करके आपसे बात करते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी के लोग आपको जानते हैं। ये कारकुनान जो मिनिस्टर्स के साथ होते हैं उनको नहीं मालूम था कि आप कौन थे? आपका मीडिया पास देखने के बाद आपका कार्ड मांग रहे थे। जो लड़का मुझसे पास मांग रहा था, मुझे समा का कार्ड मांग रहा था, अब मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था, ना उसने कोई वॉलंटियर का कार्ड पहना हुआ था। उसने अगर बदमाशी की और मुझे कहा कि कार्ड दिखाओ, मैंने कहा कार्ड लगा हुआ है, अगर आपको समा का कार्ड देखना है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो मीडिया पासेज है इनका डोंग ना करे, मीडिया पासेज ना दे। हमारे पास तो समा का कार्ड तो होता है, क्योंकि समा हमारा फखर है, हम अपना कार्ड लगाएंगे। एक आप डोंग करते हैं, पहले पासेज बनवाए, जब पासेज के बाद उसके बाद ये जीएल इस तरह की बदमाशी करते हैं। जो ये मामला सारा बना, क्योंकि कल के जलसे में ये सिर्फ मेरे साथ वाकया नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, जीएनएन का कैमरामैन है, वो जलसा का के बाहर खड़ा था, वो फुटेज बना रहा था कि कारकुनान वापसी जा रहे हैं। वहां पर साबिक एमपी है जावेद नागौरी, वो खड़ा था, उसकी मौजूदगी में उससे कुछ लड़के, क्योंकि जावेद नागौरी का तारिक लियारी से कुछ लड़के उससे कैमरा छीनकर भाग गए। रात 4:30 बजे उस रिपोर्टर ने भरपूर कोशिश के बावजूद उसको कैमरा वापसी दिया। अच्छा, इस तरह 92 का कैमरामैन था जो जलसागाह के अंदर मौजूद था, क्योंकि खवातीन इंक्लूजर में कुछ खवातीन फर्श पर बैठ गई थी, कुर्सी पर बैठकर थक के, या कुछ कुर्सियां खाली थी, वो फुटेज बना रहा था। तो एक मीडिया स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई हुई थी कि सोशल मीडिया के लड़कों ने वो वीडियो बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस कैमरामैन की कि ये खाली कुर्सियां दिखा रहा है। अच्छा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोशल मीडिया सेल के लोग ट्वीट करते हैं, सईद गनी साहब उसको ट्विटर पर शेयर करके लिखते हैं कि यकीना ये समा से होगा। तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा हम कुछ देर पहले, क्योंकि इस ट्वीट से पहले मैं एक प्रोग्राम में समा के सवाल में ये बता चुका था कि जो कुर्सियां हैं वो तकरीबन भर चुकी हैं, जो कुर्सियों की गुंजाइश मुकम्मल है। तो मैंने उन्हें लिखा, मैंने कहा आपको हर चीज में समा का फोबिया हो गया, हर चीज में आपको समा क्यों नजर आता है? क्या बाकी मीडिया आपको मजे की बात है, इस लड़के की सारी तस्वीरें भी सईद गनी साहब के साथ, सईद गनी के साथ, सिर्फ सईद गनी के साथ नहीं, सईद गनी के साथ भाई फरहान गनी के साथ है। एक तस्वीर हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, अभी हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे, ये लड़का सईद गनी को केक भी बड़े प्यार से खिला रहा है। 8-10 तस्वीर सईद गनी के साथ हैं। जब हमने मालूमात की आया ये बदमाश कौन है, मतलब इस तरह की बदमाशी करने वाला कौन है, खत्म हो गया है, कोई कार्रवाई हो रही है, ये कौन है?
دیکھیں اس کا نام شیراز عباسی ہے، پیپلز پارٹی یوتھ ونگ ضلع ایسٹ کا یہ نائب صدر ہے. اب تک کاروائی کوئی نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ بلاول ہونی چاہیے، مذمتیں بہت ہو رہی ہیں. اگین میں یہی بات کہوں گی کہ حکومت آپ کے پاس ہے، کاروائی ہونی چاہیے. پروگرام کا سنجے بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی طرح سے ہمت کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرتے رہیں. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.